नमस्कार। गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं कोयम्बटूर स्थित एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के। और ये जो कंपनी है ये गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। लेकिन कंपनी की खास बात ये है कि ज़्यादातर हम जो निवेशक हैं वो इसको एक टेक्सटाइल कंपनी के रूप में जानते हैं, लेकिन ये अपना काफ़ी सब्सटेंशियल रेवेन्यू जो है वो एथेनॉल से, शुगर से और पावर सेक्टर से भी प्राप्त करता है। तो कंपनी का नाम है KPR मिल्स। तो आज के वीडियो में जानेंगे कि कंपनी एग्जैक्टली क्या करती है, क्या कंपनी का बिजनेस मॉडल है, और जो यूएस ने रिसेंटली भारत से आने वाले एक्सपोर्ट्स पर जो एडिशनल टैरिफ लगाया है उससे ये कंपनी किस प्रकार से प्रभावित होगी। तो पहले जान लेते हैं कंपनी के इतिहास के बारे में। कंपनी का इतिहास बहुत ही पुराना है। एक युवा उद्यमी ने 1971 में एक पावरलूम यूनिट की स्थापना की। उस युवा उद्यमी का नाम था KP रामास्वामी, जिनके इनिशियल से आगे चलकर इस कंपनी का नाम या इस यूनिट का नाम KPR मिल्स पड़ा। 1984 में इस पावरलूम यूनिट को एक कंपनी का रूप दे दिया गया और ये जो KP रामास्वामी, इनके जो छोटे भाई हैं वो दोनों यानी कि KPD सिगामणि और P नटराज ने इस कंपनी को ज्वाइन किया। और KP रामास्वामी अब इस कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है। 1989 तक ये कंपनी निटेड गारमेंट्स में लीडिंग एक्सपोर्टर बन गई और उसके बाद इस कंपनी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज ये कंपनी, जैसे मैंने बताया, एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है जो यार्न के प्रोडक्शन से लेकर पूरे विश्व में गारमेंट एक्सपोर्ट करती है। अब जान लेते हैं इनके बिजनेस के बारे में कि ये वर्टिकली इंटीग्रेटेड क्या होता है, किस प्रकार से ये अपने ऑपरेशंस को वर्टिकली इंटीग्रेटेड करते हैं। तो देखिए, वर्टिकली इंटीग्रेटेड का मतलब ये कि रॉ मटेरियल से शुरू करके ये फिनिश्ड गुड्स जो है ना वो सारा ये खुद तैयार करते हैं। इससे क्या होता है, एक तो क्वालिटी कंट्रोल होती है, आगे मैं बताऊंगा किस प्रकार से ये सब होता है। क्वालिटी कंट्रोल होती है, मार्जिन बचता है। दूसरी बात ये कि आपको हर स्टेज पर प्रोडक्शन पे आपका कंट्रोल रहता है, कितना माल किस लेवल पे पहुंचाना है, किस लेवल पर बनाना है, वो सारा प्रोडक्शन आपके कंट्रोल में रहता है। चूँकि ये गारमेंट के बिज़नेस में तो किस तरह के गारमेंट्स ये बनाते हैं, तो देखिए ये जो बनाते हैं ये 100% कॉटन गारमेंट्स बनाते हैं या ब्लेंडेड कॉटन बनाते हैं। ब्लेंडेड कॉटन का मतलब मैन मेड फाइबर और कॉटन, इन दोनों को मिलाकर जो गारमेंट बनाए जाते हैं वो गारमेंट ये बनाते हैं। तो मेनली इनका जो रॉ मटेरियल हुआ वो हुआ कॉटन। अब ये कॉटन क्या खुद प्रोड्यूस करते हैं? जी नहीं, ये खुद नहीं प्रोड्यूस करते, ये प्रोक्योर करते हैं। कहाँ से प्रोक्योर करते हैं? तो कॉटन ये प्रोक्योर करते हैं गुजरात से। और वहाँ पर ये जो बेस्ट क्वालिटी का एक शंकर 6 नाम का एक कॉटन की वैरायटी आती है जो बेस्ट क्वालिटी कॉटन होती है भारत में उगने वाली, और ये वहाँ वो वाली वैरायटी जो है ना वो प्रोक्योर करते हैं ताकि इनका जो माल है वो बढ़िया बने। तो प्रोक्योरमेंट के लिए उन्होंने गुजरात के स्पेसिफिक एरिया में जहाँ पर ये शंकर 6 वैरायटी बिकती है वहाँ पर अपने ट्रेंड आदमी वहाँ रखे हुए हैं। तो वो ध्यान रखते हैं कि भाई इस एरिया में बेस्ट क्वालिटी के जो शंकर 6 की जो प्रोड्यूस है वो कहाँ होती है, और वो पहले से ही इन किसानों से सौदा करते हैं। और ये जो सौदा करते हैं ये पीक सीज़न में करते हैं, यानी नवंबर से लेकर मार्च तक के सीज़न में। उससे क्या फ़ायदा होता है? पहली चीज़ तो ये कि उस समय चूँकि कॉटन की बहुत ज़्यादा फसल होती है, यानी वो पीक सीज़न होता है कॉटन के लिए, तो एक तो सस्ता माल मिलता है और बेस्ट वैरायटी का आप छांट के माल ले सकते हैं। फिर जब ये कॉटन प्रोक्योर कर लेते हैं, कॉटन प्रोक्योर करने के बाद उससे ये धागा बनाते हैं और धागा भी बेचते हैं। तो पहला इनका सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो है यार्न या धागा। तो धागा बनाने के लिए इनके पास 6 लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की स्पिनिंग मिल्स है जहाँ से ये 1 लाख मीट्रिक टन पर एनम धागा बना सकते हैं। अब एक बार आपने धागा बना लिया उसके बाद आप उससे कपड़ा बुनेंगे। तो कपड़ा बुनने के लिए इनके पास 2 फैब्रिक प्रोसेसिंग यूनिट है, यानी उस जो यार्न इन्होंने प्रोक्योर किया वहाँ से ये उसको कपड़ा बुनते हैं। और ये 25,000 मीट्रिक टन पर एनम की कैपेसिटी वाली इनकी 2 इस तरह की यूनिट्स हैं। अब कपड़ा बन गया, तो अगर मुझे प्रिंटेड कपड़ा बनाना है तो उसके लिए भी इनके पास फैसिलिटी है। तो एक फैब्रिक प्रोसेसिंग यूनिट है या फैब्रिक प्रिंटिंग यूनिट है इनके पास, जहाँ से 15,000 मीट्रिक टन पर एनम
प्रिंटेड कपड़ा बन सकता है। अब आप ये देखिए, रॉ मटेरियल मैंने प्रोक्योर किया, उससे मैंने धागा बनाया, धागा से मैंने फैब्रिक बनाया, फैब्रिक को मैंने प्रिंट किया। तो हो क्या रहा है कि हर स्टेज पर मैं माल बनाकर बेच सकता हूँ, यानी ये यार्न भी बेचते हैं, उसके बाद ये जो कपड़ा बनाया वो भी बेचते हैं, प्लेन क्लॉथ भी बेचते हैं, प्लेन क्लॉथ के अलावा जो प्रिंटेड क्लॉथ है वो भी बना के बेचते हैं। तो ये हो क्या रहा है कि यार्न से, रॉ मटेरियल से मैं धीरे धीरे नीचे आ रहा हूँ। तो ये वर्टिकल इंटीग्रेशन के डिफरेंट स्टेजेस हैं। अब इनके जो प्लांट है इसकी बात करते हैं, आगे भी बात करूंगा कि फैब्रिक के बाद क्या होता है, लेकिन पहले एक बार इनकी प्लांट्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए, इनके जो प्लांट्स हैं ना, ये जितने ही प्लांट हैं, जो स्पिनिंग मिल्स है या प्रोसेसिंग यूनिट है या प्रिंटिंग यूनिट है, वो सारी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है और ये कोयम्बटूर में स्थित है। और कोयम्बटूर का एक एडवांटेज ये है कि उसका जो एनवायरनमेंट है वो इस प्रकार का है कि वहाँ पर जो स्पिनिंग होती है ना, वो स्पिनिंग बड़ी इफेक्टिव होती है, यानी वो जो धागा बनता है ना, वो अच्छी क्वालिटी का धागा बनता है। दूसरी चीज़ ये कि वहाँ पर एक इनलैंड कंटेनर डिपो है, तो एक्सपोर्ट में आसानी रहती है। दूसरी बात, ये एयरपोर्ट भी है, तो वहाँ से आपकी कनेक्टिविटी, चाहे इनलैंड यानी भारत में कहीं आपको माल भेजना हो वहाँ की, या फॉरेन में अगर आपको माल भेजना हो तो वहाँ की कनेक्टिविटी अच्छी होती है। एक अन्य बात ये है कि इनकी ये जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, ये तिरुपुर के 50 किलोमीटर की रेडियस के अंदर अंदर है। अब ये तिरुपुर क्या चीज़ है, ये एशिया का लार्जेस्ट अपैरल मैन्युफैक्चरिंग हब है, यानी सबसे ज़्यादा कपड़े एशिया में सबसे ज़्यादा जो कपड़े गारमेंट जो बनते हैं उस तिरुपुर में बनते हैं। तो इनको एक लोकेशनल एडवांटेज ये है कि जहाँ से इन्होंने प्रोडक्शन किया वहाँ से ही आखिरकार जो फैब्रिक है, यार्न है, वो कौन लेगा, वो तो गारमेंट मैन्युफैक्चरर लेगा। तो चूंकि तिरुपुर के पास ये रहते हैं, तो एक तो मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट होती है वो कम होती है, यानी कि डायरेक्ट आप विदिन 50 किलोमीटर जो है आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अपने ग्राहक को रीच कर सकते हो। दूसरी बात ये कि जो ग्राहक से फीडबैक है, आपने माल भेजा, माल भेजने के बाद मान लीजिए उसको कुछ कमी बेशी लगी, जो उनका ग्राहक है उसको, तो तुरंत फीडबैक इनको मिल जाता है और वहाँ से ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग में अगर कोई चेंजेस करना चाहें तो वो उस प्रकार से अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट्स या कंप्लेंट्स ऑफ द क्लाइंट या सजेशन ऑफ द क्लाइंट, तो उससे अपनी मैन्युफैक्चरिंग में कुछ प्रोसेस में ये चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते। तिरुपुर का एक एडवांटेज और भी है। अब ये एडवांटेज को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो बिजनेस करता है दिल्ली में और उसका गारमेंट का रिटेल का बिजनेस है, वो माल लाता है। कहाँ से माल लाएगा भाई? एशिया का सबसे बड़ा जो गारमेंट या अपैरल मैन्युफैक्चरिंग हब है वो है तिरुपुर, तो तिरुपुर से माल लाएगा। तो चूंकि उसको रेगुलर सप्लाई चाहिए होती है माल की, तो वो क्या करता है, जनरली दिल्ली वाला बिजनेसमैन क्या करता है, वो तिरुपुर में अपना एक सोर्सिंग ऑफिस खोल देता है, जो तिरुपुर से अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट माल उठाकर वो दिल्ली भेज दे। तो इस तरह से देश भर में जितने भी डीलर्स हैं या जितने भी रिटेलर्स हैं, उन्होंने अपने जो बड़े रिटेलर्स, उन्होंने अपने सोर्सिंग ऑफिस वहाँ तिरुपुर में डाले हुए हैं। तो उनसे लगातार टच में रहने के लिए ये जो KPR मिल्स है, इन्होंने भी अपना मार्केटिंग ऑफिस वहाँ डाला हुआ है। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं तिरुपुर के आसपास इस KPR मिल्स की मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग ऑफिस होने के। अब तीसरा जो लेवल है, यानी आपने यार्न बना लिया, आपने फैब्रिक बना लिया, और जो तीसरा लेवल है फैब्रिक के बाद, अब ये क्या करते हैं, ये इसको गारमेंट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये कैजुअल वियर भी बनाते हैं, स्पोर्ट्स वियर भी बनाते हैं, एक्टिव वियर भी बनाते हैं, स्लीप वियर भी बनाते हैं और वर्क वियर भी बनाते हैं, यानी फॉर्मल इनफॉर्मल सारी तरीके के ये कपड़े बनाते हैं। और लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए और बच्चों के लिए तीनों सेगमेंट्स में बनाते हैं। फिर ये जो है अंडरगारमेंट्स भी बनाते हैं। तो इनका एक ब्रांड है फासो करके, तो फासो इनकी एक वेबसाइट भी है और वहाँ से आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। टोटल 17.7 करोड़ पीसेस ऑफ गारमेंट्स पर एनम ये बना सकते हैं और 60 से ज़्यादा कंट्रीज़ में, 60 से ज़्यादा कंट्रीज़ में ये एक्सपोर्ट करते हैं। अब आप ये देखिए ये किस तरीके से अपने रेवेन्यू को डाइवर्सिफाई इन्होंने कर रखा है। मतलब आप गारमेंट बेचेंगे तो एक्सपोर्ट में भी बेचेंगे, इंडिया में बेचेंगे। दूसरी बात ये हर रेंज में बेचेंगे। हर रेंज का मतलब ये बच्चों के लिए बेचेंगे, बड़ों के लिए, लेडीज़ के लिए बेचेंगे, जेंट्स के लिए बेचेंगे, और उसमें भी सारी तरह के कपड़े हैं। फॉर्मल वियर भी है, कैजुअल वियर भी है, अंडरगारमेंट्स भी है। तो ये रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन का एक तरीका है। दूसरा इनका जो बिजनेस सेगमेंट है जहां से इनका एक सब्सटेंशियल रेवेन्यू आता है, वो रिलेटेड है शुगर और एथेनॉल से। तो ये शुगर और एथेनॉल की इन्होंने मिलें लगाई हुई है। वो कहाँ लगाई? वो कर्नाटका में है। तो 20,000 टन की कैपेसिटी है इनकी।
केन की क्रशिंग करने की पर डे, यानी 20,000 टन ये जो गन्ना है ये क्रश करके उसके रस से चीनी बना सकते हैं। और साथ ही साथ जैसे आप जानते हैं कि जो गन्ने से एथेनॉल भी बनता है, और एथेनॉल एक प्रीमियम प्रोडक्ट है चीनी के कंपैरिजन में। तो 470 किलोलीटर पर डे की इनकी एथेनॉल की कैपेसिटी है। अब इसको अगर मैं कंपेयर करूं बजाज हिंदुस्तान से, तो बजाज हिंदुस्तान की जो क्रशिंग कैपेसिटी है वो 1,36,000 टन पर डे की है, वो काफ़ी बड़ी है। और जो 800 किलोलीटर पर डे की इनकी यानी बजाज हिंदुस्तान की एक एथेनॉल की कैपेसिटी है, तो आप जब इससे कंपेयर करेंगे तो आप ये कह सकेंगे कि एक छोटी मोटी जो कैपेसिटी एथेनॉल की और शुगर की वो भी ये केपीआर मिल्स रखती है, और भविष्य में अगर वो चाहें तो इसको एक्सपेंड भी कर सकती है। तीसरा जो इनका सेगमेंट है वो रिलेटेड है पावर से, और टेक्सटाइल मिल्स जो होती है वो काफ़ी पावर कंज्यूम करती है। तो इन्होंने अपने पावर कंजम्पशन को कम करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी के प्लांट लगा रखे हैं, और एक इनका जो विंड पावर प्लांट है वो 62 मेगावाट का प्लांट है। वहाँ से इनकी जो टेक्सटाइल की रिक्वायरमेंट है उसकी 40% रिक्वायरमेंट जो होती है वो ये पूरा कर लेते हैं इस विंड पावर प्लांट से। इसके अलावा 38 मेगावाट का इनका रूफ टॉप पावर प्लांट है, और 90 मेगावाट का कोजेन पावर प्लांट है। अब ये कोजेन पावर प्लांट क्या चीज़ होती है? ये कोजेन पावर प्लांट का मतलब ये है कि ये जो कर्नाटका में इनकी शुगर मिल्स है वहाँ से ये जो गन्ना का भूसा बचता है, गन्ने की पिराई कर ली, गन्ने से रस निकल गया, उसके बाद जो भूसा उसका बचता है उसको जलाकर उससे स्टीम बनाई जाती है, और स्टीम से फिर जो है बिजली पैदा, स्टीम टरबाइन के थ्रू वो बिजली पैदा की जाती है। तो वो जो बिजली है वो एक तो शुगर मिल को चलाने के काम आती है, और जो बिजली बच जाती है वो या तो ग्रिड में डाल देते हैं और वहाँ से पैसा जनरेट करते हैं, या ऑक्शन में बेच देते हैं IEX के थ्रू। अब ये सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं डिटेल में तो हमने एक वीडियो IEX की वर्किंग के ऊपर बना रखा है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। और साथ ही साथ हमने बजाज हिंदुस्तान के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बना रखा है जिसमें हमने शुगर इंडस्ट्री के बारे में डिटेल में चर्चा की है, तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो इस प्रकार से इनके 3 सेगमेंट हुए, एक फैब्रिक से रिलेटेड हुआ, यार्न से रिलेटेड हुआ, और गारमेंट से रिलेटेड हुआ। दूसरा जो सेगमेंट हुआ वो रिलेटेड हुआ शुगर और एथेनॉल से, और जो तीसरा इनका सेगमेंट रहा वो रहा पावर से रिलेटेड। तो गारमेंट से जो इनका रेवेन्यू आता है वो 44% आता है, और यार्न और फैब्रिक से मिला के 32% आता है। तो अगर इनको टोटल कर लें तो इनका जो फैब्रिक, यार्न और जो गारमेंट है वहाँ से इनका रेवेन्यू आता है 76%, और शुगर, एथेनॉल और पावर से मिलाकर कंबाइंड इनका जो रेवेन्यू आता है वो 24% आता है। एक्सपोर्ट की बात करें तो 42% इनका जो रेवेन्यू आता है वो एक्सपोर्ट से आता है, और एक्सपोर्ट में ये मोस्टली गारमेंट के एक्सपोर्ट करते हैं, यार्न और फैब्रिक एक्सपोर्ट नहीं करते, और बाकी बचा हुआ 68% रेवेन्यू डोमेस्टिक आता है। अब ये एक्सपोर्ट कहाँ कहाँ करते हैं तो 58% रेवेन्यू जो इनका आता है वो यूरोप से आता है, नॉर्थ अमेरिका से 21% आता है। नॉर्थ अमेरिका में 3 कंट्रीज़ हुए, एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एक हुआ मैक्सिको, एक कनाडा। तो यूनाइटेड इन इस 21% में 21% में लगभग 10% जो रेवेन्यू आता है वो USA से आता है, जहाँ से ये टैरिफ का इम्पैक्ट ये महसूस कर रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया से 15% आता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 6% आता है। तो ये रही इनके कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात। अब कंपनी की स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं। तो पहली स्ट्रेंथ ये है कि 1971 से कि एक युवा उद्यमी ने अपने एक पावरलूम यूनिट से इस कंपनी को शुरू किया, और आज ये 33,000 करोड़ की कंपनी बन गई है। तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ तो ये है कि बहुत स्ट्रांग प्रमोटर हैं। दूसरी बात ये, रेवेन्यू बहुत डाइवर्सिफाइड है। आपने जैसे देखा यार्न में भी है, और ये फैब्रिक में भी है, ये गारमेंट में भी है, एक्सपोर्ट भी करती है, डोमेस्टिक रेवेन्यू भी है, फिर ये एथेनॉल में भी है। तो काफ़ी सारा डाइवर्सिफिकेशन है रेवेन्यू में इनका। तीसरी स्ट्रेंथ इनकी ये कि बहुत ही क्वालिटी कॉन्शियस है, क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे मैंने बताया कि जो बेस्ट क्वालिटी का, भारत में जो बेस्ट क्वालिटी का कॉटन होता है शंकर 6, केवल वही कॉटन ये लेते हैं, और साथ ही साथ उस सीज़न में लेते हैं जहाँ पर जो सप्लाई होती है कॉटन की वो मैक्सिमम होती है, तो लो रेट में लेते हैं। तो लो रेट है और बेस्ट क्वालिटी है। चौथी चीज़ ये कि कंपनी के ऊपर डेट जो है ना वो नेग्लिजिबल है। अब वीकनेस की बात करूँ तो पहली चीज़ ये कि जो यार्न की प्राइसेस हैं और अल्टीमेटली गारमेंट की प्राइसेस
प्राइसेस हैं वो डिपेंड करती हैं कॉटन की प्राइसेस के ऊपर। और कॉटन की प्राइसेस जैसे आप जानते ही हैं कि भाई मॉनसून के ऊपर डिपेंड करती है। दूसरी बात, गवर्नमेंट किस प्रकार के इंपोर्ट रेगुलेशंस जो है वो इम्पोज करती है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर इंपोर्ट ज़्यादा होगा, सस्ते भाव पे इंपोर्ट होगा, तो कॉटन की कीमतें गिरेंगी और साथ ही साथ यार्न की कीमतें भी उस हिसाब से गिरनी चाहिए। लेकिन एक डिस्कनेक्ट ये है कि ज़रूरी नहीं है कॉटन की कीमतें गिरें तो यार्न की कीमतें भी गिरें, क्योंकि ऑलरेडी जो बिल्ट इन इन्वेंट्री सिस्टम में होती है वो किस प्रकार से मूव करती है, इससे इस बात पर डिपेंड करता है कि यार्न की प्राइसेस क्या कॉटन की प्राइसेस से चेंज होंगी या नहीं होंगी। तो एक चीज़ तो कॉटन की बात, कॉटन की प्राइसेस से रिलेटेड बात। दूसरी चीज़ ये है कि अभी फ़िलहाल जो यूएस ने जो टैरिफ लगाया, रेसिप्रोकल टैरिफ है इंडियन एक्सपोर्ट्स के ऊपर, तो उससे ये इनका जो कॉस्ट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज था ना वो एक्चुअली डाइल्यूट हो गया। इसका मतलब ये इनके एक्सपोर्ट्स जो है महंगे हो गए हैं। हालांकि 10% रेवेन्यू जो है जैसे मैंने बताया वो इनका अमेरिका से आता है, और इस कारण से ये अब ये तलाश रहे हैं कि जो अन्य कंट्रीज़ हैं, दूसरे जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इनका एक्सपोर्ट नहीं है, वहाँ पर इनका एक्सपोर्ट ये किस प्रकार बढ़ाएं। तीसरी चीज़ ये कि जो लेबर है, लेबर शॉर्टेज एक बहुत बड़ी उस पूरे एरिया में प्रॉब्लम है। उसका कारण ये है कि जो लेबर है इलेक्शन के लिए जब चली जाती है या किसी जैसे कोरोना के टाइम पे लेबर चली गई, उसके बाद उनको बुलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही जब इलेक्शन, अभी बिहार में इलेक्शंस थे, उसमें जब लेबर चली जाती है तो उनको वापस लाना मुश्किल हो जाता है, और जब लाना मुश्किल हो जाता है तो सेम जो अवेलेबल जो लेबर होती है उसी के लिए मारामारी होती है सारी मिल्स के बीच में। तो उसके कारण क्या है, लेबर का भाव बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से लेबर की शॉर्टेज भी इनकी कॉस्ट को प्रभावित करती है। मार्केट कैप की बात करूं, 33,200 करोड़ का, 33,200 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। डेट टू इक्विटी नेग्लिजिबल है, हर 100 रुपये की इक्विटी पर मात्र 6 रुपये का कर्जा है। आरओई ठीक ठाक अच्छा आरओई है, 17% का आरओई है, लेकिन पीई जो है वो 40 का है। टेक्सटाइल कंपनी के या गारमेंट कंपनी का पी 40 का। 3 इयर्स की सेल्स जो है वो 10% बढ़ी है, लेकिन 3 साल का प्रॉफिट जो है वो -1% क्यूमुलेटिवली बढ़ा है, या ये कहें हर साल पिछले 3 सालों से 1% ये कम हो रहा है। प्रमोटर के पास 66% है, एफआईआई के पास 7% है, डीआईआई के पास 19% है, पब्लिक के पास 8% है। और अभी मई 2025 में जो उनके प्रमोटर्स हैं, उनके जो 3 प्रमोटर्स हैं, उन्होंने ये जो तीनों भाई हैं जिनको मैंने नाम लिया इस वीडियो की शुरुआत में, उन्होंने अपना कुल मिला के 3.15% स्टेक वो मार्केट में बेचा। उसका कारण ये है कि देखिए ये जो 40 के पी है ना, वो किसी टेक्सटाइल कंपनी में ये सस्टेनेबल नहीं है। जब तक मार्केट में तेज़ी है तो ये प्रमोटर भी ये सोचता है क्यों नहीं थोड़ा सा अपना स्टेक डाइल्यूट कर लिया जाए, और जब अगर मान लीजिए शेयर नीचे आएगा तो उसे खरीद ले जाए। वैसे जो इनका जो स्टेक खरीदा है, पूरा स्टेक नहीं, एक सिग्निफिकेंट स्टेक जो खरीदा वो आईसीआईसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने खरीदा था। अगर मैं ओवरऑल इस कंपनी की बात करूं, बहुत शानदार कंपनी है, शानदार प्रमोटर है, बिजनेस को इन एंड आउट जानते हैं। तो ये कंपनी एक नज़र रखने वाली कंपनी है, और ऐसा अनुमान है कि अगले 2-3 महीनों में, ऐसे संकेत आ रहे हैं कि अगले 2-3 महीनों में जो भारत और यूएस के बीच में कोई ट्रेड डील जो है वो फाइनलाइज हो जाएगी। अगर ट्रेड डील फाइनलाइज हो जाती है और अगर इनके फेवर में या इंडियन टेक्सटाइल के फेवर में कुछ अच्छी बातें आती है, तो आप ये समझ लीजिए ये कंपनी जो है फिर अच्छा परफॉर्म करने लगेगी, जो अभी एक रेंज में है। लेकिन आप हमेशा एक बात ध्यान रखिए, आपको सस्ता खरीदना है। तो अगर कंपनी में कुछ करेक्शन आता है तो एक बार आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस कीजिए। मेरे फ्रेमवर्क को आप ध्यान रख सकते हैं और उसके बाद ये डिसाइड कर सकते हैं कि भाई ये इस कंपनी में आपको क्या करना है, कोई ख़रीदना है या बेचना है। मेरी तो हमेशा की तरह ख़रीदने या बेचने की इस शेयर में या किसी अन्य शेयर में कोई राय न है न होती है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।